नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के बारे में। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार अलग अलग शिल्पकार अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के एक शिल्पकार सूरजकुंड मेले में आए, जो कि रिंगाल से बने हुए टोकरी और सूप, पेन स्टैंड और बाकी घरेलू सामान तैयार कर रहे हैं। मेले में आए शिल्पकार मोहन राम ने बताया कि रंगकाल से बने हुए घरेलू सामान शुभ माने जाते हैं और साथ ही साथ इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं चलता, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है। इसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल भी वर्जित रहता है। सर, ये रिंगाल के बने हुए हैं और ये जो हमारे यहाँ रिंगाल को शुद्ध माना जाता है। बाँस को तो उतना महत्व नहीं देते, मगर रिंगाल को शुद्ध माना जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाए और इससे काश्तकार अपने रोजगार भी निकाल रहे हैं। किस किस तरह की वस्तुएं बनाई हैं आपने? ये अलग अलग डिजाइन में है सर। कोई डस्टबिन है, गुलदस्ता हैं और टेबल लैंप हैं, डस्टबिन है। किस तरह से फायदा है आपके सर? उत्पादों का? पर्यावरण को तो बहुत ही फायदा है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक एकदम ख़त्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक धरती के नीचे दबाए रहते हैं, ऐसा ही रह जाता है। मगर ये जो है कि एकदम नष्ट हो जाते हैं ख़राब होने पे। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्या आप भी प्लास्टिक की गंदगी से परेशान थे? तो कहीं ना कहीं सोच यही थी? जी, प्लास्टिक से हम तो पहले से परेशान थे, मगर हर जगह प्लास्टिक दिखता था, अच्छा नहीं लगता था। तब हमारे जो संस्थापक श्री राजेंद्र पंत जी थे, अध्यक्ष, उन्होंने यह आइडिया निकाला कि हम प्लास्टिक को हटाने में कुछ अपना सहयोग करें। तो इसको कब आप लोगों ने शुरू किया इसको? तो वहीं मेले में भारत के परंपरागत संगीत में वो जादू है जिसकी धुन पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी जमकर थिरकने लग जाते हैं। चाहे वो कहीं भी से भी आए हों, उनको वो संगीत समझ में आए या ना आए, लेकिन संगीत की धुन पर वो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाते। सूरजकुंड की वादियों में लग रहे 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में हरियाणा के ब्रज का संगीत अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। बड़े बड़े नगाड़ों के माध्यम से परंपरागत लोकगीत व संगीत सभी को अपना दीवाना बना देते हैं। सूरजकुंड में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संगीत के मुरीद हो जाते हैं। यही नज़ारा सूरजकुंड मेले में जब हरियाणा की एक पार्टी नगाड़ों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रही थी, तो लोग जमकर नृत्य कर रहे थे। संगीत को सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और युगांडा के रहने वाले कलाकार भी अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाया और भारतीयों के साथ मिलकर उन्होंने जमकर संगीत का लुत्फ उठाया। हालांकि विदेशी कलाकार को परंपरागत संगीत समझ नहीं आया, लेकिन संगीत की धुन इतनी मधुर थी कि वो अपने आप को नाचने से रोक ना सका। किसी ने सही कहा है, संगीत के माध्यम से जिससे सीमा समाप्त हो जाती है और कोई भी सीमा संगीत को आदान प्रदान करने से नहीं रोक सकती। सूरजकुंड मेले में लोग अपनी अपनी कला का जौहर दिखाने आते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब नेचुरल आर्ट वर्क लोगों का दिल जीत रही थी। इस साल 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सभी कलाकार अलग अलग जगहों से आकर अपनी अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में मेले में राइस स्ट्रॉ से बनी पेंटिंग सबका दिल जीत रही है, जो कि एक नेचुरल आर्ट वर्क है और राधा कृष्ण और उनका परिवार 44 सालों से इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पेंटिंग बनाने वाले राधा कृष्ण ने बताया कि वे अपना गुरु अपने बड़े भाई को मानते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई को सूरजकुंड कलमानी पुरस्कार 2 बार नवाजा जा चुका है और उन्होंने राइस स्ट्रॉ से बनी पेंटिंग को तैयार करके बहुत ही बारीकी से काम किया है। Your name and tell me about what is this art and how much time from you doing this? My name is B. Radhakrishna Pillai. This is artist. My 44 years. My brother is my guru. 96 brother national award. How much national award you get? 96. How much awards? 20,000 rupees. Falagam, Silpam.
कर दो। चलिए खबरों में बात करेंगे बढ़ती महंगाई की मार के बारे में। देश के 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब हरियाणा सहित कई जगह महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सहित कई जगहों पर पिछले 3 दिनों में घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल सहित सीएनजी गैस के दामों में भी बढ़त देखने को मिली है, जिससे आमजन काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर यदि लगातार महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो लोग बुग्गी, झोटा और साइकिल पर चलना शुरू कर देंगे। हरियाणा सहित देश के कई जगहों पर लगातार 3 दिन से बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और घरेलू गैस के दामों से लोगों की जेबों पर खासा असर पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि लगातार जिस तरीके से सरकार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित सीएनजी पर रेट बढ़ा रही है, इससे आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से खर्च इतना, ऐसे में घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि यदि महंगाई इस कदर ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बुग्गी, झोटा और साइकिल पर आ जाएंगे। गैस के रेट बढ़े हैं आज, कितना नुकसान आप लोगों को हो रहा है इससे? भाई हमें तो 80% ही हो रहा है। सवारी कम किराया देती है और गैस का पूरा देना पड़ता है हमें। तो पहले कितने में आपका सिलेंडर फुल हो जाता है? सिलेंडर बढ़ जाता है 150-200 रुपये में। और अब लगा लो 300 पार हो रहा है। कितना नुकसान है? कितना आपको इससे नुकसान हो पा रहा है? भाई हमें पूरा नुकसान हो रहा है। फायदा ही क्या हो रहा है? सवारी कम किराया देती है, क्यों उसको पैसे कम मिलते हैं। हम फील कर रहे हैं, जो भी हम फिलर आदमी हैं, जो रेट मिलता है वो फील करते हैं। आप भी एक आम इंसान हो, आपके भी घर में आम गाड़ी इंसान है भाई साहब। महंगाई वो तो महंगाई बढ़ रही है, इस चीज़ के लिए हम भी कह सकते हैं आपको। वो महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हम भी जो चल रहा है अपना, उस हिसाब से हम फील करते हैं। महीने के सीधा तौर पर असर तो पड़ेगा आपकी जेब पे। वो तो महंगाई, जब महंगाई बढ़ेगी तो भाई साहब असर पड़ेगा। गैस भी बढ़ गई है। हाँ, गैस बढ़ रही है। वो तो भाई साहब खैर सीएनजी पंप अगर अलग अलग खुल रहे हैं तो लाइन तो लगेगी यार। लाइन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम चलाई है ताकि लिंगानुपात दर को कम किया जा सके। लेकिन उन दहेज के भूखे भेड़ियों का क्या किया जाए? कुछ ऐसा ही मामला दहेज के भूखे भेड़ियों का सामने आया है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी इलाके में दहेज के लोभियों ने अपनी नवविवाहिता बहू को दहेज की लालच में मौत के घाट उतारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि 4 महीने पहले मृतका की शादी डबुआ के रहने वाले पिंटू से हुई थी और 2 महीने की वो गर्भवती थी। परिवार का आरोप है कि 4 पहियों की गाड़ी और दहेज में अन्य सामान की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी को फांसी का फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मृतका के परिजन दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैं सर नगला पार्ट 2 में रहता हूँ जी। मैंने 9 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी यहाँ डबुआ में की थी जी। लड़के का नाम प्रेमपाल और पिंटू है। तो ये कुछ समय बाद ही बेटी को परेशान करने लगे। थोड़ी बात बढ़ते मूल काज का इनकी ये बातें भी आने लगी मेरे सामने कि ये सामान नहीं दिया है, छोटा मोटा ये नहीं दिया है, चलो भैया दे देंगे। कल इन्होंने मैंने कॉल किया है तो मेरी बात हुई है लड़की से। लड़का भी वही है, लड़का लड़की से लड़ने लगा है, मोबाइल ऑन हो। सर एक महिला की मौत हुई है डबुआ थाना इलाके में जी, क्या है पूरा मामला और पुलिस अभी तक क्या कर रही है? सर कल शाम को हमारे पास सूचना आई थी कि एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो उसके संबंध में मौके पर आईओ भी गया था, मैं भी गया था, एफएसएल टीम भी आई थी। हमें मुद्दई की तरफ से एक दरख्वास्त प्राप्त हुई है। दरख्वास्त में उन्होंने यही लिखा है कि हमारी लड़की को दहेज के लिए परेशान करते थे और परिवार वालों ने सब ने इसको मिल के मारा है। ठीक है, तो हमने उस पर दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी हॉस्पिटल में डेड बॉडी आई हुई है, दाह संस्कार, इसका पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार हो जाएगा। तो वो प्रेग्नेंट भी थी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई जी। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? इसमें जो लड़की है उसका पति, उसके 2 भाई, एक उसकी मदर और एक उसकी बहन,
किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? अगली खबर की ओर सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की तारीख नजदीक आती जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। जो भी 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा देगा उस पर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज भी माफ हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक के टैक्स पर सरकार ने 100% ब्याज माफ करने का फैसला लिया है और उससे ऊपर के करदाता उस दायरे में नहीं आएंगे। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि अभी तक 60% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो चुका है और 31 मार्च तक ये 100% तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे 31 मार्च की तारीख नजदीक आती जा रही है और इस बीच सरकारी छुट्टियां भी हैं। आमतौर पर सरकारी छुट्टियों में कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए नगर निगम कार्यालय में टैक्स जमा करवाने वाले लोगों की भीड़ लग रही है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव की माने तो अब तक 60% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो चुका है। उनकी माने तो जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी टैक्स को जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय में देखी जा रही है। अनिल यादव की माने तो मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को टैक्स जमा करवाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें विश्वास है कि 31 मार्च तक ये टैक्स 100% सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। रिकवरी तेज चल रही है। 31 मार्च लास्ट डेट है हाउस टैक्स की। क्या माना जाए कितनी रिकवरी हो गई होगी और कितनी रिकवरी अभी बच रही है? आपके माध्यम से आमजन तक मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स पे पीछे का किसी का बैलेंस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उससे छूट की अवधि 31 मार्च तक की है। सरकार ने जो ये निर्धारित किया है छूट के लिए तो 31 मार्च तक है। तब तक आप पीछे के किसी भी बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो आम जन इस सुविधा का फ़ायदा उठा के अपना जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स का बैलेंस है उसको जल्द से जल्द जमा कराएं। हमारा अब तक का करीब 60% टारगेट के अनुसार अचीव हो चुका है दोनों जोन्स का प्रॉपर्टी टैक्स अंदाजन। और अब काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ लग रही है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से और भी ज़्यादा जागरूकता लोगों में लाने का हमारा उद्देश्य है। क्या माना जाए कि अभी 60% आपकी रिकवरी है और ये अंदाजा क्या मान रहे हैं आपकी भाई कितने % तक पहुंच जाएगी? हम तो पूरा 100% तक लेके चल रहे हैं और अगर छुट्टी के दिन भी हमें अगर लगाना पड़ा या आना। करेंगे अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम के बीपीएल धारकों ने गुरुग्राम के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से कई साल पहले आवेदन किए हुए अपने आशियाने का पोजीशन जानने की कोशिश की। दरअसल हर बड़ी सोसाइटी में बीपीएल धारकों के लिए फ्लैट बनाए जाते हैं जिसके लिए आवेदन करना होता है और विभाग ड्रॉ निकालकर आवेदकों को फ्लैट का पोषण देता है। आरोप है कि अपने आशियाने पाने के लिए 6 साल पहले तकरीबन 1500 बीपीएल धारकों ने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ड्रॉ निकाला गया और ना ही कोई फ्लैट की पोजीशन इन लोगों को दी गई। हालांकि इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया। लोगों द्वारा जिला नगर योजनाकार विभाग को लेकर उपायुक्त तक इंसाफ की गुहार लगाई गई। मेरा नाम सोमनाथ है जी। सर हमने ना 2014 में बीपीएल कोटे से फ्लैट भरे थे। मैं गुड़गांव में पेंट और पुट्टी का काम करता हूँ। मैंने अपने घर का एक सपना देखा था और ये अभी तक किराए पे पड़े हैं जी। बड़ी मुश्किल से अपने मालिक से पैसे इकट्ठे करके मैंने जमा करवाए थे और बताया गया था कि 3 महीने के अंदर ड्रा हो जाता है। ये सरकारी स्कीम है और उस टाइम भी हम पैसे जमा करते समय डर रहे थे कि कहीं पे ये इसमें कोई पोंजी स्कीम ना हो, क्योंकि गरीब आदमियों को ऐसे ही बड़े सपने दिखा के पैसे लूटे जाते हैं। पर ये स्कीम तो सरकारी थी पर हम गरीब लोगों को लूट लिया गया है। अब तक 2014 में हमने फार्म जमा करवाए थे और अभी तक आज 2022 हो गई है, अभी तक कोई भी इसका ड्रा नहीं आया है। हमने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो किराए के खर्च दिए जी। अब एक आस हो जाती जी गरीब आदमी को एक मकान मिलेगा। हमने जी सीओ विंडो में लगाई है। सीओ विंडो में हमें डीटीपी डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि भाई आपका साइन हो जाएगा। कंपनी वाले लिख के दे के गए थे कि आपका ड्रा हो जाएगा। हम हमारे साइन करवा लिए। उसके बाद ना तो हमारा ड्रा हुआ ना और कोई प्रोसेस बढ़ा। वो आज तक हमारे पास ऐसे ही अपने कागजों की थे जमा होती जा रही है। हमें कम से कम 1000 रुपये की तो हमने फोटोकॉपी करा ली होगी। देखो जी 100 रुपये का तो गया, कभी हाउसिंग बोर्ड, कभी डीटीपी डिपार्टमेंट,
अब डीटीपी डिपार्टमेंट ने ड्रा करना है, वो ड्रा नहीं कर रहे, दिन पे इनको टाइम दिए जा रहे हैं। उसी के लिए ज्ञापन देने डीसी साहब के पास आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के नाम हमें ज्ञापन देना है। इसमें 1500 के करीब परिवार है जिन लोगों का ड्रा होना है, लेकिन 15 के करीब सोसाइटियाँ हैं। पार्श्वनाथ है, ATS है, DLF है, चिंटल है। और एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती कि सोसाइटियों ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंगें गिर रही है और फिर भी इनकी आँख नहीं खुल रही। इनके जो फ्लैट बने हुए हैं तैयार हो रखे हैं, 6 साल से वे रेडी है, वो जर्जर हो रही है उनकी कंडीशन, इनको पोजीशन नहीं दी जा रही। पोजीशन मिलने की वजह तो डीटीपी डिपार्टमेंट समझे, बीच में पॉलिसी आई कि हाउसिंग बोर्ड ड्रा करेगा, फिर डिसीजन हुआ कि जो ड्रा जिनके फार्म भरे जा चुके हैं उनका ड्रा डीटीपी डिपार्टमेंट ही करेगा, हाउसिंग बोर्ड का उसका कोई रोल नहीं है। अब STP के वहाँ पे 2-3 बार धरना दे चुके हैं, सुधीर सिंगला जरावता है, उनके पास भी जा चुके हैं, वहाँ भी आश्वासन मिलते हैं, कहते हैं 10-15 दिन में ड्रा हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोहना नागरिक अस्पताल में इस समय काफी खामियों से जूझ रहा है। अधिकतर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिससे आम मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोगों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं शिकायतों को लेकर जब सोहना में बीजेपी के अध्यक्ष ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो अधिकतर डॉक्टर अपने कमरे से नदारद मिले, खाली कुर्सियां मिली, मरीज परेशान दिखाई दिए। मरीजों ने बताया कि अस्पताल का यही हाल है, अधिकतर डॉक्टर समय से पहले ही अपने घर चले जाते हैं और मरीज परेशान होकर घूमते रहते हैं। इसी को लेकर ब्लॉक अधीक्षक ने कहा है कि जल्द ही इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सोहना के नागरिक अस्पताल में 200 से अधिक मरीजों की OPD आती है और स्वास्थ्य विभाग लोगों को तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही बयान करते हैं। ऐसा ही मामला सोहना के नागरिक अस्पताल में देखने को मिला, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर समय से पहले ही अपने ड्यूटी को छोड़कर नदारद नजर आए। इसी को लेकर मरीज काफी परेशान थे। उन्होंने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन उन शिकायतों का कोई असर नहीं दिखाई दिया। इन शिकायतों को लेकर जब बीजेपी के अध्यक्ष ने सोहना अस्पताल का निरीक्षण किया तो अधिकतर डॉक्टर अपने कमरे से गायब मिले। अस्पताल में काफी खामियां मिली। एक्सरे रूम में 4th क्लास कर्मचारी आराम करते हुए पाए गए। इस मामले में ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लापरवाह डॉक्टरों की शिकायत की जाएगी। टाइम से पहले चला जाता है जी। जो गरीब व्यक्ति यहाँ अपना उपचार कराने के लिए आता है वो परेशान होकर यहाँ से जाता है जी। तो उसके लेकर आज आए, क्या है डॉक्टर मिले आप? आज हमने कई रूमों को चेक किया है तो उसमें 2 डॉक्टर तो छुट्टी पे हैं और 2 रूम में भी डॉक्टर नहीं मिले यहाँ पे। तो जिस तरह व्यवस्था देखी जाए तो किस तरह की व्यवस्था मिली यहाँ पर? यहाँ बहुत सी खामियां मिली हैं जिसको भी दूर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसको लेकर क्या शिकायत की करोगे आप अगर जगह अधिकारियों से? करीब कितने समय तक की यहाँ ड्यूटी रहती है और कितने? अमूमन तौर पर देखने में आता है कि वैसे तो लोग 2 बजे तक डॉक्टर सब बैठते हैं, पर बाकी आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो आज यहाँ 4 में से डॉक्टर एक भी अवेलेबल नहीं है और 2 स्टाफ तो जो है छुट्टी पर बताए जा रहे हैं और एक मैडम जो है सुबह एक ही पेशेंट OPD करके निकल गई हैं और चौथी मैडम ना ही खुद यहाँ पर है ना उनका अटेंडेंट यहाँ पर। ये तमाम तरह की शिकायतें लोगों की जो आती है, क्या उनको कोई सुविधा के लिए कोई बात आई है कोई? जैसे तमाम तरह की शिकायतें हैं लोगों की। शिकायतें बहुत ज्यादा हैं पब्लिक की शिकायतों के मद्देनजर ही आज यहाँ आना हुआ है। पब्लिक की काफी शिकायतें हैं कि OPD जो ठीक नहीं चल रही है यहाँ पर। तो अध्यक्ष साहब इस तरह खामियां मिली हैं, इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? इसको उचित कार्रवाई की मांग जो है हम सरकार से करेंगे। इस मामले में जरूर जो है इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अनिल जी को लेटर लिख कर दिया जाएगा। जो भी नियमित है हॉस्पिटल में वो सब ठीक होनी चाहिए। जिस तरह आप कोरोना की दोबारा लहर सुन रहे हैं और जिस तरह अब आने वाले समय में, तो इसको लेकर क्या तैयारियां करवाई जाएंगी यहाँ पर? और जिस तरह व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ पर, व्यवस्था के मार्फत जो है SMA साहब से बात करते हैं इस विषय में कि जो भी उचित मापदंड होंगे इस विषय में डेल्टा के मार्फत में वो सभी अप्लाई करने के लिए इनको पद किया जाएगा, भाई उनको ये मेंटेन करें। तो व्यवस्था में बात करेंगे पलवल की। पलवल के SPS इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि स्कूल वो मंदिर है जहां मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। शहीदी दिवस पर देशवासियों को अमर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीदी दिवस पर शहीदों को याद करना व उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करना सभी को गौरवान्वित करता है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में
शिक्षा के लिए प्रदेश में 148 नए मॉडल सांस्कृतिक स्कूल शुरू किए हैं। इसके साथ हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। हरियाणा के राज्यपाल ने पलवल में शहीदी दिवस पर आयोजित नई उड़ान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा, खेलों और नौकरियों में पारदर्शिता की तारीफ की और कहा कि खेलों में खिलाड़ी नगद राशि लेने का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के साथ युवाओं के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। सरकार में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया जाएगा। वहीं कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने काबिले तारीफ कार्य किए हैं। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल ने स्कूल में स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, रेस ट्रैक व प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज ने की और कार्यक्रम में राज्यपाल का पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया। बच्चों ने उनके सम्मान में स्वागत प्रस्तुत किया और इसके बाद अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर नाटक प्रस्तुत का कार्यक्रम भी किया गया, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए। शिक्षा के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। यह वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। आज शहीद दिवस है। अभी जो विद्यार्थियों ने आज़ादी का क्रांतिकारी लोगों का जो प्रदर्शन किया है, बहुत ही अद्भुत है। मैं सारे विद्यार्थियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वतंत्र संग्राम का इतिहास एक बार पुनः आज दोहराया। ऐसा आज जो लड़कियां और लड़कियों ने जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसमें प्रौद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस नीति को पूरे देश में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और युवाओं के स्वर्णिमा भविष्य का सूत्रपात होगा और मातृभाषा में पढ़ने का अवकाश मिलेगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।